to this session. हम लोग मैराथन लेक्चर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ रिवीजन लेक्चर। अभी मैं पूरे सीए इंटर का डायरेक्ट टैक्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ। आई होप ये पूरा सेशन आपको बेनिफिशियल लगेगा। इम्पॉर्टेंट लेक्चर से मैं सारे थियरी पॉइंट कवर करने वाला हूँ और जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लेके सॉल्व कराऊंगा कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से, है ना। तो अपना सी इंटर का सिलेबस, पहला पेपर नंबर 4 है, टैक्सेशन है, और ये 100 मार्क्स का पेपर है एज यू नो, जिसमें 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 30 मार्क्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल। उसमें से इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 मार्क्स का वेटेज और जीएसटी में 12 मार्क्स का वेटेज है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 70 मार्क्स है टोटल वेटेज, जिसमें से 42 डायरेक्ट टैक्स के लिए और 28 जीएसटी के लिए है। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पता होगा ओएमआर शीट आता है जहाँ पे आपको करेक्ट आंसर, है ना, मार्क करने पड़ते हैं। और 70 मार्क्स के लिए आपको कंप्लीट आंसर शीट, मतलब, है ना, इसके लिए आपको अलग से आंसर लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव आंसर के लिए। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्ट टैक्स चालू करता हूँ। डायरेक्ट टैक्स का वेटेज आपको पता ही है, 60 मार्क्स का होता है ना। और यहाँ पे देखो इनकम टैक्स है, सेक्शन ए 60 मार्क्स के लिए। अभी इसमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं। और जीएसटी 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स कैसे, जिसमें ऑब्जेक्टिव 12 है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 28 है, तो इस तरह से टोटल 40। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से चालू कर लेते हैं, है ना। ये टैक्स होता क्या है, व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स इज अ फीस पेड बाय एवरी पर्सन ऑन एन इनकम, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ये फीस है, हम लोग इनकम पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे करते हैं। इनकम के टैक्स को दोस्तों हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इस तरह से टैक्स दो टाइप के हो गए, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट हमसे दोनों टाइप का टैक्सेस लेती है। डायरेक्ट टैक्स को हम लोग टैक्स ऑन पर्सन बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, इनकम टैक्स। बहुत पहले इसमें गिफ्ट टैक्स होता था, वेल्थ टैक्स होता था। गिफ्ट टैक्स को इनकम टैक्स में मर्ज किया, तो गिफ्ट टैक्स कोई अभी सेपरेट टैक्स नहीं है। वेल्थ टैक्स गवर्नमेंट ने रिपील किया, हटा दिया, 2014 में वेल्थ टैक्स चला गया। तो इनकम टैक्स सिर्फ एक ही, वन एग्जांपल अंडर डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में दो मेन एग्जांपल है, जीएसटी और कस्टम। है ना, कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जीएसटी लगता है अगर आपने इंडिया में गुड्स बेचा खरीदा, है ना। इनफैक्ट अगर आपने इंपोर्ट किया तो जीएसटी भी लगता है और कस्टम ड्यूटी भी लगता है ना। अपने सिलेबस में, सीए इंटर के सिलेबस में सिर्फ जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी आप फाइनल में सीखोगे। फिर बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस है, जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, वैट है, ऐसा मैंने बताया था आपको, है ना। एक्साइज ड्यूटी, वैट, लेकिन वो सर्टन सिलेक्टेड गुड्स पे है, वो हम लोग पढ़ते नहीं है। हमें सिर्फ जीएसटी और कस्टम ड्यूटी पढ़ना है। इनफैक्ट सीए इंटर में तो सिर्फ जीएसटी पढ़ना है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डिफरेंस लिखा है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, है ना। इनकम टैक्स में द वन हु पेज टैक्स, he pays out of his own pocket, he cannot shift the burden of paying tax onto somebody else, whereas indirect tax में burden can be shifted, है ना। जैसे सेलर ने, व्यापारी ने गुड्स बेचा कस्टमर को, तो सेलर ये टैक्स पे करता है, लेकिन सेलर अपने जेब से नहीं पे करता है। सेलर ये टैक्स का बर्डन कस्टमर पे पास ऑन करता है, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। इसलिए सेलर के एंगल से आप देखोगे तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, इन सेम प्रोपोर्शन आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा। अगर इनकम कम है तो टैक्स कम, इनकम है ही नहीं तो नो टैक्स। इसलिए हम लोग इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। और ये रिग्रेसिव होता है ना। रिग्रेसिव क्यों होता है? क्योंकि जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट होता है,
अच्छा, रिग्रेसिव किसके एंगल से? डीलर के एंगल से नहीं, रेसिपिएंट के एंगल से, बायर के एंगल से। अब जिसने गुड्स खरीदा उसको स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज लेवल ऑफ इनकम। तो सिंस द रेट ऑफ जीएसटी इज यूनिफॉर्म, है ना, इट इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल क्लास ऑफ कस्टमर्स। जो गरीब कस्टमर है ना, वो लोग इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। बोलते हैं कि भाई अगर जीएसटी का रेट बढ़ा तो हमारा इनकम अफेक्ट होता है, क्योंकि, है ना, मतलब इनकम हम लोग सेव नहीं कर पाते, इनकम तो अपना कांस्टेंट है। अगर जीएसटी रेट बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गुड्स के प्राइजेस, सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से सेविंग्स नहीं होता है और गरीब आदमी और गरीब होता है। तो इसलिए हम लोग इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इनकम टैक्स लॉ। देखो अभी मैंने इनकम टैक्स चालू किया, इनकम टैक्स में अपने को इनकम टैक्स लॉ सीखना है। और इनकम टैक्स लॉ कंसिस्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1962 से। इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट? तो ये बेयर एक्ट है दोस्तों, है ना। इसमें पूरा बेसिक फाउंडेशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट का लिखा हुआ है, बेसिक प्रोविजंस लिखे हुए हैं। इसको इन लोगों ने 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 298 सेक्शंस। इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इनकम टैक्स एक्ट सब जगह एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। दूसरा, इनकम टैक्स रूल अपने को पढ़ना पड़ता है। इनकम टैक्स लॉ में देखो, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, फाइनेंस एक्ट है, ये सबको कंबाइन करके हम लोग इनकम टैक्स लॉ बोलते हैं। इनकम टैक्स रूल 1962 ये क्या होता है? अभी इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो जो समझो अगर कहीं पे क्लैरिटी चाहिए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप का मतलब क्या, आप रूल्स पढ़ो। जैसे एचआरए मिला, हाउस रेंट अलाउंस, उसका एग्जम्पशन कैसे मिलता है, तो आप इनकम टैक्स रूल पढ़ो। तो इनकम टैक्स रूल्स आर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन, है ना, ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजन। ऐसा तो रूल्स निकाल के गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को और सिंप्लीफाई किया, है ना, क्लैरिटी लाया उसमें। तो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के साथ इनकम टैक्स रूल भी पढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 आपको पढ़ना है। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2021, अभी ये जो फाइनेंस बिल पास होने वाला है फेब 2022 में, ये फाइनेंस बिल पढ़ेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे। हम लोगों को 21 का फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, 2021 जो लास्ट ईयर पास हुआ था। और ये क्यों पढ़ना है? अमेंडमेंट के लिए। गवर्नमेंट एवरी ईयर क्या करती है, इनकम टैक्स में बेसिक जैसे चेंजेस करती है, रेट बढ़ाना है, रेट कम करना है, किसी इनकम को टैक्सेबल करना है, एग्जाम करना है, तो वो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट गवर्नमेंट पब्लिक को, है ना, इन्फॉर्म करता है। और इसके लिए फाइनेंस बिल पास होता है, फाइनेंस बिल फाइनेंस बजट होता है ना। वो बजट पास होने के बाद वो फाइनेंस एक्ट बनता है, और ये फाइनेंस एक्ट आपको पता है एवरी ईयर पास होता है। तो हमें हर एक साल का नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम से कनेक्टेड फाइनेंस एक्ट 2021 हमारे सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना है ना। तो फाइनेंस एक्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, किसी ने पूछा तो आपको बोलना है कि फाइनेंस एक्ट इज फॉर लेटेस्ट अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट रूल एप्लीकेबल है, जैसे लेटेस्ट रेट एप्लीकेबल है, वो समझने के लिए, जानने के लिए हमें फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ता है। नोटिफिकेशन है, व्हाट इज नोटिफिकेशन? समझो गवर्नमेंट ने अभी फाइनेंस एक्ट पास किया, और फाइनेंस एक्ट जो भी पास होता है वो साल में एक ही बार पास होता है। जैसे फेब 2021 में जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ था, ये इसका प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर समझो ऑल ऑफ सडन अगर इन द मिडिल ऑफ द ईयर, जैसे 21-22 के बीच में अगर कोई नया अमेंडमेंट लाना चाहती है, तो गवर्नमेंट वो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू लाती है। तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट नोटिफाई करती है पब्लिक को कि वी आर ब्रिंगिंग सर्टन चेंजेस इन द इनकम टैक्स, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स प्रोविजन। और वो गवर्नमेंट इन्फॉर्म कैसे करती है, तो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन का भी नॉलेज अपने को होना चाहिए। सर्कुलर क्या होता है? अभी समझो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर होते हैं जो हमारा इनकम असेस करते हैं। तो हमारा इनकम असेस करने के लिए भी उनको क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई फाइनेंस एक्ट के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू समझो कुछ ऐसे प्रोविजंस आ गए जहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अपने असेसिंग ऑफिसर को
सर्कुलर के थ्रू इंटीमेट करता है, इन्फॉर्म करता है कि भाई किस तरह किसका असेसमेंट होना चाहिए। अब ये सर्कुलर का नॉलेज लेकिन हमें एज अ टैक्स पेयर भी पता होना चाहिए। रीजन क्या है, अगर सर्कुलर में समझो कुछ बेनिफिशियल प्रोविजंस आपके लिए दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपका असेसिंग ऑफिसर वो बेनिफिट आपको पास ऑन नहीं कर रहा है, तो आप सर्कुलर का रेफरेंस लेके यू कैन क्लेम फॉर द बेनिफिट्स, है ना, विच आर देयर अंडर द सर्कुलर। सर्कुलर में अगर कुछ प्रोविजन ऐसे आए हैं जहाँ पे हमें मैंडेट करता है टैक्स भरने के लिए, तो वो हमें फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, ये सर्कुलर एक्चुअली डिपार्टमेंट के और असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होता है। ठीक है, केस लॉ लिखा हुआ है। केस लॉ, अभी समझो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस है विच आर नॉट कंप्लीट, विच आर नॉट क्लियर, है ना, जो एम्बिगुअस है या जो वेग है, तो उसमें क्लैरिटी लाने के लिए पहली बात तो ऐसे मैटर पे डिस्प्यूट होता है, कोर्ट के केसेस होते हैं, और ये केसेस असेसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ कर सकता है। डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट दी एसएससी। तो ये मैटर कोर्ट में हियरिंग होता है उसका और जजमेंट उसका आता है, और वो जजमेंट हमें फॉलो करना पड़ता है इन सर्टन केसेस। तो केस लॉ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, बहुत सारे जजमेंट हम लोगों को रेफर करने पड़ते हैं। अब ये जजमेंट वगैरह हमारे सीए इंटर के हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल वगैरह में केस लॉ का एक सिग्निफिकेंट रोल है ना, और उसका कवरेज है सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे नहीं। सीए इंटर में आपको दो चार केस लॉ ही खाली रेफर करने हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था अपना कैपिटल गेन में मंजुला जे शाह का केस लॉ था, जिसमें इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात की थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो कहाँ से करने का, प्रीवियस ओनर से या प्रेजेंट ओनर से, वो पॉइंट था वहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ केस लॉ अपने को पढ़ना है। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा कि इनकम टैक्स में पढ़ना क्या है, तो आपको बोलना है कि भाई इनकम टैक्स में इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, और इनकम टैक्स लॉ कंसिस्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, है ना, और केस लॉ, ये सबको मिला के इनकम टैक्स लॉ बनता है, और ये हमें सब पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने हायरार्की लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे सीबीडीटी है, सीबीआईसी है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो अभी हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर रेफरिंग टू सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। सीबीडीटी के नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, है ना। इसके इक्विवेलेंट सीआईटी होता है अपील का। समझो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया आपके खिलाफ और आपको लगता है कि वो ऑर्डर डिफेक्टिव है, तो यू कैन गो फॉर एन अपील। आप अपील कर सकते हो सीआईटी अपील को, वो भी इक्वल पोस्ट होता है। ये अपील वगैरह वाला पॉइंट हम लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में। यहाँ पे इसका, है ना, अपील वगैरह से रिलेटेड आपके पास कोई चैप्टर नहीं है हमारे सीए में। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे ज्वाइंट कमिश्नर आता है, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर आता है, और उसके नीचे आईटीओ आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जो मैंने लिखे हुए जेसी, एसी, डीसी और आईटीओ, ये असेसिंग ऑफिसर है। मतलब हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका कंप्यूटेशन डिपार्टमेंट में कौन करता है, तो ये सारे ऑफिसर करते हैं, जेसी, एसी, डीसी एंड आईटीओ। ठीक है, आपको जो ऑर्डर वगैरह पास करते हैं, वो ऑर्डर पास करने वाला यही असेसिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट बॉटम पे होता है आईटीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये डिपार्टमेंट का हायरार्की है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर खाली आपको याद रखना है कि जेसी, एसी, डीसी और आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर ही असेसिंग ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है डेफिनेशन के बारे में। देखो, किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में डेफिनेशन दो टाइप का होता है, एक इंक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन कभी भी क्लियर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता और फुल नहीं होता है। मतलब आप पढ़ोगे अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन ऐसा बोलता है कि भाई जो डेफिनेशन में लिखा है वो तो कवर होंगे ही,
और जो डेफिनेशन में नहीं लिखा है वो भी कवर हो सकता है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं मिलता है। जैसे इन लोगों ने डेफिनेशन दिया है पर्सन का, इनकम का, असेसमेंट का, बिजनेस का। ये डेफिनेशन इनकम टैक्स में इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब पर्सन का सेक्शन 231 है, आप पढ़ोगे तो सेक्शन 231 के हिसाब से जो जो पर्सन है वो तो आएंगे ही, और जो नहीं है वो भी आएगा सेक्शन 231 के हिसाब से, है ना। मतलब उन लोगों ने उसको इंक्लूसिव करके रखा है कि इट मे ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन्स। तो इसलिए ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। दूसरा डेफिनेशन होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये क्लियर होता है, कंप्लीट होता है और फुल होता है। ठीक है, जैसे असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है, कंपनी रेसिडेंट का। तो डेफिनेशन पढ़ने से कंसेप्ट क्लैरिटी मिलता है, उसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें कोई दूसरा, है ना, स्कोप नहीं है किसी दूसरे पॉइंट को कवर करने का। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होता है, इसको हम लोग एग्जॉस्टिव या एक्सक्लूसिव डेफिनेशन भी बोलते हैं। फिर मैंने इनकम टैक्स लिखा हुआ है। इनकम टैक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज टैक्सेबल इनकम ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, है ना। अभी इनकम टैक्स में ये सेक्शन 4 में ऐसा लिखा है कि एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स। अब पर्सन में क्या आता है, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल दोनों, तो सबको टैक्स देना चाहिए। एवरी पर्सन इज सपोज टू पे टैक्स, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। कौन सा इनकम, टैक्सेबल इनकम। और ऑन कभी किया था उसने, प्रीवियस ईयर में, ऐसा सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 4 बोलता है हर एक पर्सन को इनकम पे टैक्स पे करना चाहिए, और कौन सा इनकम, जो उसने ऑन किया था कभी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है एवरी पर्सन। पर्सन में क्या आता है, सेक्शन 231 के हिसाब से पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन है, विच इंक्लूड्स मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, माइनर चिल्ड्रंस वगैरह, ल्यूनेटिक वगैरह भी इसमें आते हैं, अनसाउंड माइंड भी आता है। गवर्नमेंट किसी को छोड़ता नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है भी जिसने भी ऑन किया है इनकम उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही इज मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, माइनर चाइल्ड और ल्यूनेटिक। तो इंडिविजुअल में सब लोग आते हैं, सब, इनफैक्ट ट्रांसजेंडर वगैरह भी उसमें कवर है। ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन है। और व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक्चुअली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया, लेकिन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स lineally descendant from a common ancestor, है ना, इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। तो एचयूएफ को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 मेंबर तो होने चाहिए, है ना, को पार्टनर होते हैं, आपको आपने पढ़ा होगा। 2 मेंबर बन के एचयूएफ को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और एचयूएफ का इनकम अगर होगा तो एचयूएफ को सेपरेटली टैक्स पे करना है, इंडिविजुअल का इनकम पे इंडिविजुअल को सेपरेटली टैक्स पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, when two or more person come together and they start doing certain activity, business activity with an intention to make profit or gain, that association is called as firm। हमारे इनकम टैक्स में एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फॉर्म के पास पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। विदाउट अ डीड अ फॉर्म कैन नॉट बी टैक्स्ड एज पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अगर समझो विदाउट पार्टनरशिप डीड आपने पार्टनरशिप फॉर्म चालू कर दिया, तो हम लोग उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कैटेगराइज करते हैं, हम लोग फॉर्म नहीं बोलते। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कंपनी। कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, आपको पता है। इट इंक्लूड्स इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी, एंटिटी असेस्ड एज कंपनी एंड एन एंटिटी डिक्लेयर टू बी अ कंपनी बाय सीबीडीटी। तो इसमें सारे टाइप की कंपनी आ गए, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी वगैरह सब इसमें कवर हो गए। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, when two or more persons join for a common purpose for earning an income, such association is called as association of person। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है, a firm without partnership deed, a partnership is not valid, है ना। तो ऐसे पार्टनरशिप को हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन में या बीओआई बोल के टैक्स पे करते हैं। अ कंपनी ज्वाइनिंग विद 2 और मोर कंपनीज इन जॉइंट वेंचर, ट्रस्ट है, क्लब है, सोसाइटी है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में दोस्तों कोई भी मेंबर बन सकता है, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। तो जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब एसोसिएशन ऑफ पर्सन के एग्जांपल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल।
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, टीम ऑफ individuals carrying on some activity with the object of earning income. It may arise due to operation of law, है ना. For example, legal heirs of a deceased earning income from property inherited under the law of succession. तो कोई मर गया और उसके वारिस है, वारिस को प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गया, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा बीओआई बोल के, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मेन डिफरेंस ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी मेंबर बन सकता है, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल बोथ, वेयर एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अ मेंबर. एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर आपको फॉर्म करना है तो उसका लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकता है ना. अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव, है ना, एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ट्रस्ट के लिए अलग एक्ट है. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होता है दोस्तों. तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को क्रिएट करना है तो कोई ऐसा लीगल प्रोसीजर नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है ना, विद द एक्ट ऑफ, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज ऐसा. तो ये नेचुरली क्रिएट हो जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. इसमें इंटेंशन था, कॉमन पर्पस था. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कॉमन इंटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, ठीक है. यहाँ पे लीगल हेयर बोलने का, अब ये दोनों अगर इंसान है, इंडिविजुअल है, तो बोलेगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी टैक्स देना है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी टैक्स देना है. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है. व्हाट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? तो ये पर्सन है स्पेशल पर्सन क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट. जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, एलआईसी है, यूनिवर्सिटी है, बार काउंसिल है, तिरुपति देवस्थानम है, मंदिर मस्जिद वगैरह, है ना, डेटीज वगैरह. अब सारे मंदिर मस्जिद को आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, लेकिन कुछ मंदिर मस्जिद है उनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का स्टेटस मिला हुआ है. सर होता क्या है ये ऑटोनोमस पर्सन होता है, गवर्नमेंट इनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में इंटरवीन नहीं करती है ना. ऑटोनोमस बॉडी है ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. उनको अथॉरिटी होता है अपने हिसाब से रूल्स फॉर्मुलेट करने का और उसके हिसाब से फंक्शनिंग करने का, है ना. अपना मुंबई यूनिवर्सिटी भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का ही एग्जांपल है, विच इज क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट. आपने सुना होगा. तो हम लोग सारे यूनिवर्सिटीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो इवन दे आर लायबल टू पे टैक्स इन केस इफ दे आर अर्निंग टैक्सेबल इनकम. नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों लिखा है लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स देना चाहिए. व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? तो इट इज म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड हो सकता है, ग्राम पंचायत या पोर्ट ट्रस्ट. तो ये सब लोकल अथॉरिटी के एग्जाम्पल है. इन केस इफ दे आर अर्निंग टैक्सेबल इनकम विच इज नॉट एग्जेम्प्ट under any provision of the income tax act, then even the local authority is liable to pay tax. लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड लिखा है. इंडिविजुअल में बोला था कि इंडिविजुअल में सारे पर्सन आते हैं, नेचुरल पर्सन, इट इंक्लूड्स मेल फीमेल एवरीवन. तो उसमें अनसाउंड माइंड भी आता है और माइनर चाइल्ड भी आता है. तो आप कभी भी पर्सन इंक्लूड्स पर्सन ऑफ डैश एंड डैश आया तो आपको आंसर लिखना है पर्सन इंक्लूड्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड माइनर चाइल्ड, ठीक है. अब अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में दोस्तों खाली इंडिविजुअल के सम्स आते हैं. एचएफ वगैरह पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है ना. बाकी का सब आप सीए फाइनल में सीखोगे. यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का एक सेक्शन है 40B करके, वो छोटा सा एक प्रोविजन हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर में डाला हुआ है, जिसके लिए हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म सीखेंगे. थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है. अदरवाइज पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के बाकी का कुछ भी अपने सिलेबस में नहीं है. मतलब एओपी, बीओआई वगैरह, कंपनी वगैरह के सम्स सीए फाइनल में ही आते हैं. आगे बढ़ता हूँ. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स. और इनकम टैक्स किस पे? टैक्सेबल इनकम पे. तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इनकम के बारे में लिखा हुआ है. इनकम दो टाइप का होता है, एक टैक्सेबल और दूसरा एग्जेम्प्ट इनकम. एग्जेम्प्ट इनकम को ही हम लोग टैक्स फ्री इनकम भी बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं. एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्स फ्री इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम इज वन एंड द सेम. अभी क्या एग्जेम्प्ट है और क्या टैक्सेबल है, तो ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ. लेकिन फिलहाल ऐसा याद रखो कि एग्जेम्प्ट इनकम में बहुत सारे इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं. टैक्सेबल इनकम में इन लोगों ने 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए हुए हैं.
गवर्नमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग टैक्सेबल इनकम पे टैक्स पे करें. दैट मीन्स बिफोर पेइंग टैक्सेस फर्स्ट यू फाइंड आउट वेदर द इनकम अर्न बाय यू is falling under taxable or tax free income. अगर if it is taxable income then you pay tax, if it is non taxable income or exempt income you don't pay tax. ठीक है, उसमें बेनिफिट आपको मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है. टैक्सेबल इनकम कैसा होना चाहिए तो उसके बारे में मैंने लिखा है. इनकम को डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 224 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. लेकिन अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन में उन लोगों ने एग्जांपल्स दिया हुआ है कि इनकम में क्या क्या इनकम आएगा, जैसे सैलरी आएगा, परक्विजिट आएगा, रेंटल इनकम आएगा, है ना. वो डेफिनेशन से क्लियर नहीं होता है, तो मैंने क्या किया है, इनकम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा है कि इनकम होना कैसा चाहिए, है ना. तो आप इसको एक कंक्लूडिंग पॉइंट समझो, है ना. शॉर्ट में अगर समझना है कि इनकम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है तो ये पढ़ने का. ये डेफिनेशन नहीं है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन इनकम एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड. पहला मैंने लिखा है इनकम मे हैव बीन अर्नड ऑन अ डेली बेसिस. देखो, गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आपने इनकम अर्न किया, कौन सा, टैक्सेबल इनकम, तो आप टैक्स पे करो. ठीक है, वो इनकम का फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है. हाउ मेनी टाइम्स यू आर अर्निंग एन इनकम इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इमटेरियल. इवन इफ यू आर अर्निंग एन इनकम फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग यू टू पे टैक्स, तो आपको टैक्स पे कर. तो इनकम डेली बेसिस पे अर्न किया तो भी चलेगा, वीकली बेसिस पे अर्न किया तो भी चलेगा, मंथली है, ईयरली है, और इवन वंस इन लाइफ टाइम है तो भी आपको टैक्स पे करना है. मतलब इनकम इनकम का फ्रीक्वेंसी, है ना, हाउ मेनी टाइम्स यू आर अर्निंग एन इनकम इज इमटेरियल. इनकम में भी रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर. रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर है, जैसे रेंटल इनकम, जैसे सैलरी इनकम, तो भी आपको टैक्स पे करना है. कैपिटल इन नेचर, देखो कैपिटल नेचर के सारे इनकम टैक्सेबल नहीं होते हैं, सर्टेन इनकम टैक्सेबल होते हैं. जैसे अगर आपने कैपिटल असेट बेचा, तो कैपिटल असेट को बेचने पे जो पैसे आपको मिलेंगे, प्रोसीड्स मिलेंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है. लेकिन सारे कैपिटल नेचर के इनकम टैक्सेबल नहीं होते हैं, याद रखना. तो कैपिटल गेन अराइजिंग, है ना, ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इज ओनली लाइबल टू टैक्स, उसके ऊपर ही टैक्स पे करना है. इसके लिए हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर सीखेंगे, वहां से अपने को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा. बट ऑल कैपिटल रिसीट्स आर नॉट लाइबल टू टैक्स, आपको इतना याद रखना है. इनकम में है बिन, मतलब इससे ये सेकेंड पॉइंट में ये क्लियर हुआ कि अगर जैसे घर आपने बेचा तो भी आपको टैक्स देना है, अगर आपने घर को रेंट पे दिया तो भी टैक्स देना है ना. जैसे आपने बिजनेस में गुड्स को बेचे तो भी आपको टैक्स देना है, रेवेन्यू बोल के. अगर आपने बिजनेस ही बेच दिया तो कैपिटल नेचर बोल के टैक्स देना है. थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है इनकम में हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, सॉरी, मे हैव बीन रिसीव्ड और रिसीवेबल. तो इनकम आपने रिसीव किया तो भी टैक्स दे दो, रिसीवेबल है तो भी टैक्स दे दो. ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों. रिसीव्ड का मतलब कैश इनकम, रिसीवेबल का इनकम, जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो भी आपको टैक्स पे करना है. ठीक है, तो कैश सेल्स पे भी टैक्स पे कर दो, क्रेडिट सेल्स पे भी टैक्स पे करो. गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू पे टैक्स ओनली ऑन इनकम रिसीव्ड, इवन इफ इट इज रिसीवेबल पे टैक्सेस. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है दोस्तों. अगर आपने, एक सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 145, वो बोलता है कि अगर आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन किया तो आप कैश बेसिस पे टैक्स पे करो. तो ऐसे एसएससी को रिसीवेबल पे टैक्स नहीं लगता है. लेकिन जनरली हम लोग कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, हम लोग नॉर्मली अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं. तो हमें रिसीव्ड पे भी टैक्स देना पड़ता है, रिसीवेबल पे भी टैक्स देना पड़ता है. इनकम में हैव बीन रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड. इनकम अगर आपको कैश में मिला तो भी टैक्स दे दो, इनकम अगर आपको काइंड में मिला तो भी आपको टैक्स देना है ना. जैसे गिफ्ट मिल गया किसी को ना, जैसे गोल्ड मिल गया, तो गोल्ड के वैल्यू पे भी टैक्स देना पड़ेगा. अगर आपको गिफ्ट में समझो शेयर्स मिले, है ना, तो ऐसे शेयर्स के प्राइस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो हम लोग नॉर्मली उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन उसका मार्केट वैल्यू क्या था, उसके हिसाब से टैक्स लगता है. नेक्स्ट पॉइंट, इनकम लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है. लीगल इनकम पे भी टैक्स लगेगा, इलीगल पे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, बोलता है, मैंडेट करता है कि भाई आपने इनकम अर्न किया है, तो हम लोग सोर्स लीगल हो या इलीगल, उसके वजह से आपको एग्जेम्प्ट नहीं, एग्जेम्पशन देने वाले नहीं है.
इवन इफ यू आर अर्निंग एन इनकम बाय वे ऑफ इलीगल सोर्स, है ना, फ्रॉम एन इलीगल सोर्स, यू आर सपोज टू पे टैक्स। तो जो लोग स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, अंडर टेबल ट्रांजेक्शन करके कमा रहे हैं, उनको भी टैक्स देना चाहिए। हालांकि कोई ऐसा टैक्स पे नहीं करता है, इनकम डिक्लेयर करता नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि अगर रेड वगैरह पड़ा है इनकम टैक्स वालों ने, तो इलीगल सोर्स से इनकम अर्न किया है तो वो लोग छोड़ते नहीं है, टैक्स तो उस पर भी लेते हैं, इनफैक्ट पेनल्टी भी लेते हैं, क्योंकि इनकम को कंसील किया था, छुपाया था और टैक्स इवेड किया था। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई इनकम मे बी फ्रॉम लीगल सोर्स और इलीगल सोर्स, assessee इज बाउंड टू पे टैक्स इन बोथ द केस। इनकम मस्ट बी रियल बट नॉट फिक्टिशियस। इनकम रियल होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिक्टिशियस का मतलब है ना, इमेजिनरी इनकम नहीं होनी चाहिए, झूठ मूठ का इनकम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है पिन मनी नहीं होना चाहिए। पिन मनी क्या है? अभी हस्बैंड ने वाइफ को एवरी मंथ समझो 10,000 रुपीज दिए फॉर मीटिंग डे टू डे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। वाइफ ने क्या किया, उसमें से 10,000 में से 2,000 सेव किया, तो उस 2,000 को हम लोग पिन मनी बोलते हैं, और वो पिन मनी पे टैक्स नहीं है। ठीक है, पिन मनी इज व्हाट, इट इज सेविंग फ्रॉम अ टैक्सेबल इनकम। हस्बैंड ने जब ये इनकम अर्न किया था ऑलरेडी टैक्स दिया होगा, अभी उसमें से कुछ पैसे बचा रहे, या पूरा ही समझो बचाया, तो उस पर टैक्स थोड़ी ना लगेगा। तो पिन मनी इज नॉट अ रियल इनकम, इट इज फिक्टिशियस। इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ असेट, आपने असेट खरीदा 10 लाख का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो असेट 10 से 12 लाख का हो गया, तो जो प्राइस बढ़ रहा है वो आपका रियल इनकम थोड़ी ना है। कब तक नहीं है? जब तक आप उस असेट को बेचते नहीं हो। तो एन इनकम, है ना, बाय वे ऑफ इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ असेट, दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इनकम ओनली, उसको इनकम ही नहीं बोलना चाहिए। ऐसा इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ असेट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम ओनली, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम मस्ट बी अ रियल इनकम, इट शुड नॉट बी अ फिक्टिशियस वन। तो आई होप आपको क्लियर पता चला कि भाई इनकम में क्या क्या आ सकता है। इनकम में फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेगुलरिटी देखने का नहीं। इनकम आपने डेली बेसिस, वीकली, मंथली, ईयरली, वंस इन लाइफ टाइम कमाया तो भी टैक्स देना पड़ेगा, रेवेन्यू होगा तो भी, कैपिटल नेचर का है तो भी, कैश में है तो भी, काइंड में है तो भी, रिसीवेबल है तो भी, रिसीव्ड है तो भी, लीगल है तो भी, इलीगल है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिस इनकम पे भी हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इनकम हैज टू बी अ रियल इनकम, इट शुड नॉट बी अ फिक्टिशियस वन। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ईयर के बारे में। अभी सेक्शन 4 में लिखा है कि भाई इनकम पे टैक्स देना है पर्सन को, और वो इनकम कभी का होना चाहिए, अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। उसने इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न किया था, ऐसा इनकम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ईयर लिखा है। ईयर के बारे में देखो, ईयर नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, कैलेंडर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। हम लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते, वी फॉलो व्हाट, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। हम लोग फाइनेंशियल ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो बजट पास होता है उसके प्रोविजन भी अप्रैल टू मार्च के हिसाब से एप्लीकेबल होते हैं। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है अप्रैल टू मार्च के हिसाब से, इसलिए हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रैल टू मार्च के हिसाब से बनाते हैं, है ना। अगर मुझे टैक्स पे करना है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो मेरा इनकम भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कंप्यूट करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी फॉलो व्हाट, फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट बोलता है जो ईयर खत्म हो चुका है उसका आप टैक्स पे करो, प्रीवियस ईयर का। जो रनिंग ईयर है उसका टैक्स मत पे करो, असेसमेंट ईयर का। लास्ट ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं और करंट ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं, है ना। लेकिन आप प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ही वर्ड यूज करने का, करंट ईयर, लास्ट ईयर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने का। अभी आपका एग्जाम मई 23 में है, तो मई 23 के हिसाब से देखो 22-23 खत्म हो चुका होगा, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 22-23 है। दिस इज द ईयर ऑफ इनकम। आपने 22-23 में जो भी इनकम अर्न किए हैं उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में पे करना है, 23-24 में, है ना। इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर एंड्स, वी फर्स्ट फाइंड आउट द इनकम, टैक्सेबल इनकम, एंड वी कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एंड वी पे टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में आपका दो काम है, असेस करना है। असेस करने का मतलब फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? कि हमने इनकम क्या अर्न किया था लास्ट ईयर, और उस पर हमें टैक्स कितना पे करना है। तो असेसिंग इनकम एंड असेसिंग टैक्स लायबिलिटी इज टुगेदर कॉल्ड एज असेसमेंट। और ये असेसमेंट हम लोग कब कर रहे हैं? करंट ईयर में, ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद असेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए करंट ईयर का नाम ही इन लोगों ने असेसमेंट ईयर रख दिया है।
ठीक है, असेसमेंट ईयर को ही हम लोग ईयर ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आपने अर्न किया आप उसको असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि प्रीवियस ईयर में कितने महीने होते हैं, असेसमेंट ईयर में कितने महीने होते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर में कोई जरूरी नहीं कि 12 महीना हो, लेकिन असेसमेंट ईयर में हमेशा 12 मंथ होगा ही। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, समझो किसी ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर से ऑन 1 जुलाई ऑफ द 22, तो उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 22 से, तो उसके प्रीवियस ईयर में खाली 9 मंथ आएंगे, है ना। मतलब अप्रैल में जून इग्नोर करना है। तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है कब से, जब आप बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है और एक होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो हमें कमेंसमेंट नहीं देखना है, हमें इनकॉर्पोरेशन देखना है। जैसे ही भी कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, वैसे ही आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। सो इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस, इफ द बिजनेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द फर्स्ट ईयर, then the previous year may not have entire 12 month, it will have less than 12 month। लेकिन असेसमेंट ईयर देखो कब स्टार्ट होगा, ये प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद चालू होगा। तो असेसमेंट ईयर का फिक्स है कि 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा और खत्म होगा 31 मार्च। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना आप कि प्रीवियस ईयर का इनकम जनरली असेसमेंट ईयर में ही टैक्स देते हैं, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस। कुछ केसेस में गवर्नमेंट कुछ लोगों को बोलता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम आपको टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही लगेगा। फॉर एग्जांपल समझो कोई नॉन रेसिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, शिप से गुड्स ला रहा है, पैसेंजर ला रहा है, लेके जा रहा है, मतलब इंडिया में कमा रहा है, और शिपिंग कंपनी कहाँ की है, फॉरेन की, और उनका यहाँ पे इंडिया में कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बोलता है बेटा तुम लोग जाओगे तो वापस आओगे नहीं टैक्स भरने, इसलिए प्रीवियस ईयर का इनकम है तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर दो। या समझो कोई इंडियन पर्सन है, इंडिया छोड़ के परमानेंटली फॉरेन में जा रहा है, तो गवर्नमेंट वेट थोड़ी ना करेगा कि भाई प्रीवियस ईयर खत्म होगा तो असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स लेंगे। तो अगर आप इंडिया छोड़ के परमानेंटली जा रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर का असेसमेंट असेसमेंट ईयर में होता है एंड वी पे टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू इट, वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर लिखा है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया है। A financial year immediately preceding the assessment year is called as previous year। सेक्शन 3 में लिखा है कि असेसमेंट से पहले आने वाले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। इन लोगों ने ऐसा नहीं लिखा है कि 1 अप्रैल को चालू होगा 31 मार्च को खत्म होगा, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि न्यू बिजनेस के केस में पॉसिबल नहीं है 1 अप्रैल। तो डेफिनेशन में लिखा है फाइनेंशियल ईयर विच, है ना, विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रीवियस ईयर। इनकम अर्नड इन वन फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इनकम अर्न किया प्रीवियस ईयर में तो टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है नेक्स्ट ईयर में। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर एंड द ईयर इन विच इट इज टैक्स्ड इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। In case of a new business, previous year will start from the date of incorporation। न्यू बिजनेस के केस में अपना प्रीवियस ईयर इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट नहीं देखना क्योंकि कमेंसमेंट नॉर्मली बाद में चालू होता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर याद रखना दोस्तों। असेसमेंट ईयर सेक्शन 29 में डिफाइन किया है। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एवरी ईयर। अब देखो असेसमेंट ईयर में साफ साफ लिखा है कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो असेसमेंट ईयर का तो फिक्स है कि प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद ही चालू होगा, इसलिए 12 मंथ लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली। असेसमेंट ईयर के लिए हमेशा 12 मंथ का टाइम मिलेगा, वेयर एज प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं है। तो इवन इफ द बिजनेस इज न्यू, समझो कोई नया बिजनेस है अभी अभी चालू किया प्रीवियस ईयर में, उसका भी असेसमेंट का 12 मंथ ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस, अ प्रीवियस ईयर मे कंसिस्ट ऑफ लेस देन 12 मंथ वेयर एज असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज हैव 12 मंथ। असेसमेंट ईयर में हमेशा 12 मंथ ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है असेसमेंट के बारे में। व्हाट इज असेसमेंट? सेक्शन 28 में डिफाइन किया है, असेसमेंट इज अ प्रोसीजर। ये मैंने मेरे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जस्ट यू नो टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ simplified manner। Assessment is a procedure adopted to find out taxable income earned during previous year and tax liability thereon, and a tax liability thereon।
तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, है ना, मतलब जो हम लोग असेसमेंट करते हैं उसको ही हम लोग असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट में खाली टैक्स नहीं, हम लोग इनकम भी फाइंड आउट करते हैं और टैक्स भी। देखो दो टाइप का असेसमेंट होता है, एक सेल्फ असेसमेंट होता है। समझो आपने इनकम अर्न किया है तो पहले आप अपने इनकम को कैलकुलेट कर लो एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से आप अपने हिसाब से उस इनकम को कैलकुलेट करो कि कितना इनकम टैक्सेबल अर्न किया है, और आप खुद से उसका टैक्स लायबिलिटी भी फाइंड आउट करो। तो जो टैक्स आएगा वो खुद से जाके पे करो, उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। एक बार सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट असेसमेंट करती है। मतलब असेसिंग ऑफिसर अपने लेवल पे चेक करते हैं कि हमने जो टैक्स पे किया है, जो इनकम डिक्लेयर किया है, कैलकुलेट किया है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर उसमें कुछ वेरिएशन आएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा टैक्स मांगेगा, है ना। वो डिपार्टमेंटल असेसमेंट हो गया। उसमें भी अलग अलग टाइप के असेसमेंट होते हैं, है ना। स्क्रूटनी असेसमेंट हम लोग बोलते हैं, बेस जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वगैरह होता है। अच्छा, ये असेसमेंट वाले पार्ट भी अपने सीए इंटर में नहीं है। इन नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली असेसमेंट हम लोग खुद करते हैं टू फाइंड आउट द इनकम एंड द टैक्स लायबिलिटी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल असेसमेंट आता है। जनरली असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द करंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में हम लोग असेसमेंट हमेशा कौन से ईयर का करते हैं? प्रीवियस ईयर का। अभी जैसे अपना करंट ईयर है 22-23, 22-23, तो 22-23 को आप असेसमेंट ईयर बोल रहे हो। यहाँ पे 22-23 में 21-22 का इनकम असेस होगा। तो जिसने 21-22 में इनकम ऑन किया है वो 22-23 में असेस करेगा। सिमिलरली अभी अगर अपना प्रीवियस ईयर, जैसे हम लोगों ने सीखा, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। तो हम लोग 22-23 का असेसमेंट 23-24 में करते हैं। ठीक है, हमेशा एक साल के बाद होता है। अच्छा, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि हमारे एग्जाम से कनेक्टेड, है ना, मई 23 और नवंबर 23 वालों के लिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम है। कौन सा? प्रीवियस ईयर इज 22-23 एंड असेसमेंट ईयर इज 23-24। ठीक है। अभी अगर समझो कोई बच्चा मई 24 में एग्जाम दे रहा है तो प्रीवियस ईयर 23-24 हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। तो एवरी ईयर ये चेंज होता है, लेकिन मई और नवंबर के लिए सेम प्रीवियस ईयर सेम असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा है जनरली असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में असेस करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम ऑन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एक्सेप्शन लिखा है, नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस से कमा रहा है और उसका इंडिया में कोई परमानेंट फिक्स प्लेस वगैरह नहीं है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट बोलता है ना, तो आपको टैक्स करंट ईयर में ही पे करना चाहिए, प्रीवियस ईयर में ही पे करना चाहिए। तो उनका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई लॉन्ग पीरियड के लिए या परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है तो गवर्नमेंट बोलता है भाई आपका असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही होगा, नेक्स्ट ईयर में नहीं। इनकम ऑफ एओपी बीओआई वगैरह फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्पस। अभी जैसे कोई बीओआई या एजेपी या फिर एसोसिएशन फॉर्म किया एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इवेंट के लिए, और वो पर्पस कंप्लीट हो गया, तो प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो गया तो असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही होगा, क्योंकि उसके बाद वो एओपी बीओआई एजीपी वगैरह क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है फिर वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर फॉर्म हुआ था, तो जिस ईयर में वो इवेंट कंप्लीट हो गया उसी ईयर में आपको क्या करना चाहिए? असेस करना चाहिए और टैक्स पे करना चाहिए। इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस। अगर समझो कोई ऐसा बंदा है जैसा गवर्नमेंट को डाउटफुल लग रहा है और ऑफिसर्स को डाउटफुल लग रहा है कि ये अपने प्रॉपर्टी को बेच के निकल सकता है, भाग सकता है ना, ये अगला विजय माल्या बन सकता है, तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसे लोगों का असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही होगा। इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस अगर आपने बंद कर दिया तो उसका भी प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट होगा। तो ये कुछ सेक्शन है, ये आपको याद रखना चाहिए। सेक्शन 172 ये बोलता है नॉन रेसिडेंट को इनकम हुआ शिपिंग बिजनेस से तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा, असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही होगा, प्रीवियस ईयर में रिटर्न फाइल करना है, टैक्स भी भरना है। 174 बोलता है पर्सन अगर परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा है तो प्रीवियस ईयर में असेसमेंट होगा। 174 ए बोलता है एओपी बीओआई एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुआ, इवेंट कंप्लीट हो गया तो उस ईयर में ही उसको, है ना, असेसमेंट उसका उस ईयर में ही करना है, टैक्स भी उसी ईयर में भरना है।
पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस, कोई टैक्स की चोरी कर सकता है, तो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में ही होगा। असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही होगा, मतलब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम ईयर ऐसा। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस का भी प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट होता है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है असेसमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। अब ये रीअसेसमेंट क्या होता है? अब समझो आपने 2-3 साल पहले कोई इनकम डिक्लेयर करके टैक्स भरा था, लेकिन अभी इस साल आपको पता चला कि कुछ इनकम एस्केप्ड हो गया, कुछ इनकम रह गया था जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे किया, तो उसको हम लोग उस इनकम पे हम लोग टैक्स पे करेंगे कभी जिस ईयर में वो इनकम डिटेक्ट हुआ। तो उस टाइम पे रीअसेसमेंट होता है आपका। वो पास्ट इनकम, समझो 3 साल पहले का इनकम था, तो अभी वापस वो पुराना फाइल ओपन करने का, पुराना आईटी रिटर्न देखने का, उसमें अमेंडमेंट चेंज करने का, और नए वाले जो इनकम डिटेक्ट हुए वो ऐड करने का, टैक्स लायबिलिटी निकालने का, और वापस से टैक्स पे करने का। जो एडिशनल इनकम आया उसके ऊपर एडिशनल टैक्स आएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, है ना, पेनल्टी आएगा, वो भी आपको भरना पड़ता है। तो ये सब रीअसेसमेंट होता है, ठीक है। रीअसेसमेंट हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147 में कवर होता है। असेसमेंट के बाद लिखा है असेसी। व्हाट इज असेसी? तो असेसी को डिफाइन किया है सेक्शन 27 में। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो असेसी का मतलब होता है टैक्स पेयर, है ना। द टैक्स पेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? असेसी। एनी पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज कॉल्ड एज असेसी। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी टैक्स पे करा, कोई भी टैक्स मतलब जैसे हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स आपने पे किया, सैलरी का टैक्स पे किया, बिजनेस का टैक्स पे किया, तो आप असेसी हो। या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी, समझो कोई पेनल्टी पे कर रहा है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है इनकम टैक्स में, है ना, डिफॉल्टर है, वो टैक्स की चोरी किया था, उसको भी असेसी बोलने का। तो असेसी में नॉर्मल टैक्स पेयर भी कवर है और डिफॉल्टर्स भी कवर है, दोज हु आर पेइंग पेनल्टी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। असेसी ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट। अगर आप डीम्ड असेसी क्या है दोस्तों? जैसे माइनर चाइल्ड का इनकम होता है तो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है इनकम, पेरेंट्स को रिटर्न फाइल करके उस इनकम पे टैक्स लगता है। तो रियल असेसी कौन है? माइनर चाइल्ड। डीम्ड असेसी कौन है? पेरेंट्स। जैसे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के इनकम पे ट्रस्टीज लायबल है, तो ट्रस्टीज को हम लोग डीम्ड असेसी बोलते हैं। ट्रस्टीज रिटर्न फाइल करता है ट्रस्ट का, तो ट्रस्टीज आर द डीम्ड असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम ऑफ अ ट्रस्ट। ऐसे असेसी इन डिफॉल्ट होता है। अभी डीम्ड असेसी में बहुत सारे पॉइंट है, जैसे माइनर अपना ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड है, तो ल्यूनेटिक का इनकम का असेसमेंट होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में, तो वो कौन हो गया? डीम्ड असेसी। इसमें असेसी इन डिफॉल्ट भी आ गया, तो डिफॉल्टर भी आ गया और डीम्ड असेसी भी कवर हो गया। ये सब असेसी है। एवरी पर्सन मे नॉट बी एन असेसी। मैंने यहाँ पे लिखा है सारे पर्सन असेसी नहीं होते, लेकिन हर एक असेसी पर्सन होता है। अब ये भी पॉइंट मैंने समझाया था आपको, जैसे ए है, बी है, ए को इनकम हुआ तो इसने टैक्स पे किया तो ये असेसी कहलाएगा, ही विल बी कॉल्ड एज असेसी, ठीक है। बी को इनकम हुआ ही नहीं, उसने टैक्स पे किया ही नहीं, तो ये असेसी नहीं है। पर्सन तो दोनों है। सारे पर्सन असेसी है क्या? आंसर इज नो। लेकिन सारे असेसी पर्सन है क्या? आंसर इज यस। असेसी मीन्स टैक्स पेयर, सारे टैक्स पेयर तो पर्सन ही होते हैं। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। लास्ट मैंने कंक्लूड किया यहाँ पे, द पर्पज ऑफ लर्निंग इनकम टैक्स इज टू फाइंड आउट टोटल टैक्सेबल इनकम। देखो इनकम टैक्स सीए इंटर का हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्या के लिए सीख रहे हैं? आपको टोटल इनकम फाइंड आउट करना है, टोटल टैक्सेबल इनकम, और उस पर टैक्स कितना आ रहा है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपने अकाउंट्स वगैरह सीखा था 11th वगैरह में, और अकाउंट्स में आपने स्टार्ट किया था, है ना, जर्नल एंट्री से पहले, तो आपने गोल्डन रूल्स वगैरह सीखा, रूल्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सीखे, एंट्री मारना सीखा, फिर लेजर वगैरह, सब्सिडरी बुक वगैरह सीखा, अल्टीमेटली आपने ट्रायल बैलेंस बना के फाइनल अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ मकसद है, यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे चैप्टर सीखेंगे, लेकिन वो सारे चैप्टर का मेन मकसद यही है कि आपको टोटल टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करना है और उस पर टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो ये अपने सिलेबस में है। हालांकि इससे कनेक्टेड और भी बहुत सारे चैप्टर हम लोग सीखेंगे, है ना, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह, एडवांस टैक्स, टीडीएस वगैरह, रिटर्न फाइलिंग चैप्टर वगैरह भी हम लोगों को सीखना है अपार्ट फ्रॉम द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। बट दोज चैप्टर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम असेसमेंट। तो अपने को देखो, इनकम फाइंड आउट करने के लिए आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और उसका टैक्स निकालने के लिए आपको एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी,
ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये दोनों अपने को बनाना है, यहाँ पे सीए इंटर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। नाउ आई विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।